हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप हिमाचल पर। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि जो आज का हमारा सेशन है वो पटवारी ओरिएंटेड है। आज के सेशन में हम पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और हमारा टारगेटेड सेक्शन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस किए जाएंगे। शुरुआत में हम अपने जो क्वेश्चंस हैं वो इजी लेवल के लेकर चलेंगे और जैसे ही हमारे सेशंस बढ़ते रहेंगे वैसे हम अपना लेवल भी बढ़ाते रहेंगे। स्टार्टिंग में शुरुआत हमारी एक इजी क्वेश्चन से होगी और उन इजी क्वेश्चंस के पीछे हमारा जो लॉजिक है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड into 4 segments, find out the part which contains an error in it। ठीक, तो यानी कि स्पॉटिंग द एरर का आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपको क्या किया गया है कि एक सेंटेंस को 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है और आपको उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें आपको डाउट लग रहा है। डाउट इन द सेंस कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको ऐसा कोई भी सेगमेंट इस सेंटेंस का जिसमें आपको एरर लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई गलती की गई है और वो गलती आपने बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना इसको। यहाँ पर लिखा है द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, नो एरर। यानी कि देखिए 4 पार्ट्स हैं, इन चारों पार्ट्स में द स्टूडेंट्स वर फर्स्ट पार्ट है, अवेटिंग फॉर सेकेंड पार्ट है, द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट थर्ड पार्ट है एंड नो एरर जो है वो फोर्थ पार्ट है। अगर आपको लगता है इन तीनों पार्ट्स में से किसी में एरर है तो आप वो एरर बताएंगे और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है तो आप नो एरर अपना आंसर देंगे। तो चलिए अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें जो आपका एरर है वो ये है कि अवेटिंग 4 नहीं होना चाहिए। ठीक, अवेटिंग के साथ कभी भी 4 नहीं लगता क्योंकि अवेट का मतलब जो है इसको समझ लो। ठीक, अवेट का मतलब ही वेट फॉर होता है। अवेट का मतलब ही क्या होता है? वेट फॉर होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि अवेट में ही 4 छुपा हुआ है। तो अगर मैं अवेट 4 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? वेट फॉर 4 है ना, 2 बार 4 तो ये क्या हो जाएगा? सुपरफ्लूअस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको 4 को हटा देंगे। क्लियर? तो सेंटेंस क्या आपका होना चाहिए? द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। याद रखेंगे। ठीक, जैसे हम कभी लिख देते हैं फ्ली के साथ अवे लिख देते हैं तो आप ये नहीं लिखेंगे कभी भी। ठीक, क्योंकि फ्ली का मतलब ही क्या होता है? फ्ली का मतलब ही रन अवे है। फ्ली का मतलब ही क्या है? रन अवे है। फिर कई बार हम डिस्कस के साथ अबाउट लिख देते हैं, है ना, डिस्कस के साथ अबाउट लिख दिया जाता है। तो डिस्कस के साथ आप अबाउट भी नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्कस अबाउट का मतलब ही क्या होता है? टॉक अबाउट। ठीक, तो डिस्कस का मतलब ही टॉक अबाउट। तो कभी डिस्कस के साथ अवे नहीं लिखना, फ्ली के साथ अवे नहीं लिखना, सॉरी डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लिखेंगे, फ्ली के साथ आप अवे नहीं लिखेंगे क्योंकि फ्ली का मतलब ही क्या है? रन अवे एंड डिस्कस का मतलब ही क्या है? टॉक अबाउट। क्लियर? तो ये पॉइंट आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। ऐसे बहुत से और हमारे वर्ड हैं। ठीक, जैसे एंटर के साथ आप इनटू नहीं लिखते जब एंटर का मतलब प्रवेश करना हो, क्योंकि एंटर का मतलब ही क्या होता है? कम इनटू। तो यहाँ पर इसके साथ इनटू नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ हमारे स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर हम एंटर के साथ इनटू भी लिखते हैं। जब भी एंटर का मतलब टू गेट इन्वॉल्व हो या किसी चीज़ में शामिल होना हो तो फिर हम एंटर के साथ इनटू हम लगा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर एंटर का मतलब प्रवेश करना है, कहीं पे अंदर आना जाना, कुछ इस तरह इससे रिलेटेड है, तो फिर एंटर के साथ इनटू आप ना लगाया करो। क्लियर? क्योंकि उस समय एंटर का मतलब क्या होता है? कम इनटू। अगर एंटर का मतलब है गेट इन्वॉल्व, अगर एंटर का मतलब बनेगा गेट इन्वॉल्व तो फिर आप एंटर के साथ इनटू का यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत से डिफरेंट एग्जांपल्स भी रहते हैं, तो एग्जांपल्स हम आने वाले सेशंस में समझते रहेंगे। ये हमारा फिलहाल फर्स्ट सेशन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा जिसमें 4 का यूज़ नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन 4। ठीक, ये जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से आपको एक राइट ऑप्शन चूज़ करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है। तो समझ लेते हैं, आगे भी आकर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए जब भी आपके पास ये वर्ड आ जाए डील्स, जब भी आपके पास ये वर्ड आ जाए डील्स, ठीक है, और उसके आगे कोई भी उसका, यहाँ पर डील्स का मतलब क्या होगा कि बिजनेस करता है वो। ठीक है, और उसके आगे कोई भी उसका जो है डोमेन दे रखा है कि क्या बिजनेस करता है, किस चीज़ में बिजनेस करता है। ठीक, तो आप इसके साथ ना हमेशा जो प्रेपोजिशन है वो इन लगाया करो। ठीक, ही डील्स इन स्टेशनरी, ठीक है, ही डील्स इन क्लोथिंग, ही डील्स इन
पुडिंग, ही डील्स इन एनीथिंग, ठीक है। तो डील्स के साथ आप कभी भी कोई बिजनेस अगर उसके बाद लिख रहे हैं, उसका नेम ऑफ बिजनेस लिख रहे हैं, तो प्रेपोजिशन इन लगाया करो, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो इन होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पुलिस कॉट द रोबर नियर द राउंड बिल्डिंग, विच पार्ट ऑफ स्पीच राउंड इज। ठीक, तो आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है कि द पुलिस कॉट द रोबर नियर द राउंड बिल्डिंग। तो इन्होंने पूछा है कि ये जो राउंड वर्ड है ये क्या है। अब सबसे पहली बात, ये राउंड वर्ड जो है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बिल्डिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। अब बिल्डिंग जो वर्ड है वो क्या है आपका, एक नाउन है। बिल्डिंग जो वर्ड है वो क्या है आपका, एक नाउन है। और अगर बिल्डिंग की डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो मतलब हम नाउन की डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो नाउन को जो भी वर्ड डिस्क्राइब करे तो वो वर्ड क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। एक तो ये तरीका था हमारा पहचानने का, क्योंकि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या फिर किसी प्रनाउन को डिस्क्राइब करता है। जो किसी नाउन या फिर किसी प्रनाउन को डिस्क्राइब करता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक, अब एडजेक्टिव को पहचानने का हमारा एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है, वो तरीका हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो तरीका समझिए क्या होता है हमारा। वो तरीका होता है कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो मैक्सिमम टाइम जो रिप्लाई हैं वो होते हैं व्हाट काइंड ऑफ के। ठीक है जी, इस चीज़ को याद रखेंगे। किस चीज़ का रिप्लाई होता है, व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार का, किस प्रकार का, या फिर हम इसको कह सकते हैं किस तरह का, किस प्रकार का या फिर किस तरह का। ठीक है, कैसा, किस तरह का। तो इसका जो रिप्लाई आए आपके पास, या फिर विच वन, या फिर विच वन, विच वन। ठीक, या फिर किसका आए, विच वन। अब विच वन का मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा या कौन सी, कौन से। ठीक, कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक, इसका अगर रिप्लाई आपके पास आए तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको समझ के चलेंगे। जैसे मैंने कहा बिल्डिंग, व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग, किस तरह की बिल्डिंग है, राउंड है जी। ठीक, तो ये जो राउंड वर्ड है ये रिप्लाई किसका आया है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई आया है। अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो क्या कहेंगे हम, इसे एडजेक्टिव कहेंगे। आ रही है बात समझ में। ऐसे बहुत से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, तो लेडी क्या है यहाँ पर, लेडी है एक नाउन। व्हाट काइंड ऑफ लेडी, किस तरह की लेडी है, उसने कहा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या बन जाएगा आपका, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक, मैंने कहा दिस इज अवर फर्स्ट सेशन, दिस इज अवर फर्स्ट सेशन। अब सेशन क्या है आपका, एक नाउन है। विच सेशन, फर्स्ट। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसका रिप्लाई है, विच का। यानी कि कौन सा सेशन है आपका, ये फर्स्ट सेशन है। तो फर्स्ट सेशन का मतलब क्या हुआ कि ये विच का रिप्लाई है फर्स्ट यहाँ पर। तो व्हेन एवर वी गेट रिप्लाई ऑफ व्हाट काइंड ऑफ और विच वन, ठीक है, इट विल डेफिनेटली बी एन एडजेक्टिव ओवर देयर। क्लियर। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, जब भी हमारे पास रिप्लाई किसका आता है, व्हाट काइंड ऑफ का आएगा या फिर विच वन का आएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। क्लियर, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसे हमारे बहुत से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पटवारी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो चैप्टर है इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर है इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, डिटर्मिनर्स, पार्टिकल, इंटरजेक्शंस, ठीक है, प्रीपोजिशंस, इनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ये चैप्टर हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके अपकमिंग पटवारी एग्जाम में। चलिए देखिए, जो जैसे जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है वैसे तो ये बड़े ही आइडेंटिकल तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कंफ्यूजिंग होते हैं कि कई जगह ऐसा होता है कि सेम से ही लगते हैं हमें सारे ना। तो इनको पहचानने के कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी मेरी क्लासेस लगाई हुई है तो आपको इसके ट्रिक के बारे में जानकारी ज़रूर होगी और आप बहुत ईजिली इस वर्ड को पहचान भी पा रहे होंगे और बच्चों ने पहचान भी लिया होगा जिन्होंने ऑलरेडी मेरी क्लासेस लगाई हैं, तो उनको ट्रिक के बारे में मालूम है, कभी भी क्वेश्चन गलत जिससे नहीं होता। क्लियर। तो सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर राउंड जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंसेस दिए गए, इनमें से आपको
करेक्ट सेंटेंस जो है उसको चूज करना है, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया एंड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। इसमें से 4 ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए है हमारा राइट ऑप्शन, लेकिन ये ए राइट ऑप्शन क्यों है? अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा कि कालिदास, कालिदास जो है ये किसी का नाम है और किसी के नाम से पहले हम कभी डिटर्मिनर नहीं लगाते, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कालिदास से पहले डिटर्मिनर लगाओ तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो कालिदास से पहले डिटर्मिनर लगाओ तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब किसी नेम ऑफ कंट्री से पहले भी आप द नहीं लगाओगे, तो यहाँ पर इंडिया एक नेम ऑफ कंट्री है तो नहीं लगाओगे। अब आपके दिमाग में आ होगा कि द यूएसए तो होता है, तो जब भी कंट्री आपकी यूनाइटेड होके बनी हो या फिर रिपब्लिक हो, या तो यूनाइटेड हो या रिपब्लिक हो, तब आप क्या करते हो? तब आप उस कंट्री से पहले द लगा सकते हो। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया कह सकते हो, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कह सकते हो, द यूनाइटेड किंगडम कह सकते हो, बट किसी दूसरी कंट्री के नेम से पहले आप द नहीं लगाओगे। क्लियर? अब दूसरी बात क्या है कि कई बार जो ये क्वेश्चन है कुछ ब्लैंक्स में भी दे दिया जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है कालिदास इज डैश शेक्सपियर। तो ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन हमारा 2 तरह से हमें देखने को मिलता है। एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है और एक क्वेश्चन ये इस फॉर्म में आ सकता है कि कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। अगर शेक्सपियर के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये बनता है कि ये आपका क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्या है ये? एक कॉमन नाउन है, ठीक। तो कॉमन नाउन से पहले आप अ लगा दिया करो। अगर शेक्सपियर ऑफ इंडिया तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका स्पेसिफाइड नाउन, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि शेक्सपियर कहाँ का शेक्सपियर है, ये इंडिया का शेक्सपियर है। तो क्या हो जाएगा? कालिदास इज द शेक्सपियर। 2 तरह से क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये इन्होंने करेक्ट सेंटेंस की फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछ लिया, बट हाँ किसी और फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। क्लियर? तो याद रखेंगे इस चीज़ को। ये आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे भी जब भी आपके पास ना ये पैटर्न मिले तो आप देख लिया करो नाउन स्पेसिफाइड है या नहीं है। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक। जब भी ये नाउन स्पेसिफाइड हो तो इससे पहले द लगा दिया करो, इतनी चीज़ याद रखो। तो ये पैटर्न याद रखेंगे, नाउन ऑफ नाउन, तो इससे पहले क्या लगा देंगे? हम द लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ हॉर्स, ठीक। तो हॉर्स का करेक्ट फेमिनिन जेंडर आपने बताना है, तो बड़ा ही आसान सा था, ठीक। मेयर जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक। तो ये है इसका करेक्ट फेमिनिन जेंडर। उसके बाद बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। अब देखिए जो अ और एन जो है इनमें बड़ी ही आपस में लड़ाई रहती है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि ए ई आई ओ यू अगर है तो उससे पहले एन लगा दो, और अगर नहीं है तो फिर अ लगा दो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ वॉल साउंड्स हैं वो ये नहीं होते। वॉल साउंड्स हैं वो 5 नहीं होते, ठीक, वो 20 होते हैं। इस करके इसको मत रटा करो, ये इसको छोड़ दो। आपने सिर्फ क्या देखना है कि जब भी हमारे लिप्स का यूज़ हो गया, टंग का यूज़ हो गया या फिर टीथ का यूज़ हो गया, ठीक, तो साउंड हमारा कॉन्सोनेंट बन जाता है। जब भी इनका हमने यूज़ कर लिया किसी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, साउंड कॉन्सोनेंट बनता है। अगर हमने इनका यूज़ नहीं किया तो फिर वो साउंड क्या बनता है? आपका वॉवल बनता है, ठीक। जब भी वॉल साउंड होगा तो एन लगाया करो, कॉन्सोनेंट होगा तो आ लगाया करो। अब इसको एक बार पढ़ के देखो, 1 आइड बॉय, एक बार पढ़ कर देखेंगे सब। 1 आइड बॉय, तो स्टार्टिंग में कह रहा है व, यानी कि हमारे टीथ का भी यूज़ हो रहा है, हमारे लिप्स का भी यूज़ हो रहा है, ठीक, दोनों का यूज़ हो रहा है। तो ये साउंड कौन सा बन गया? आपका कॉन्सोनेंट। अगर ये कॉन्सोनेंट बन गया तो यहाँ पर आ आना चाहिए, एन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ए जो है ये आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। ही इज़ अ 1 आइड बॉय। क्लियर? तो ये बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन फिर से मैं वही बात कहूँगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके पास है तो आपको कंफ्यूज कोई भी नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दे विल हैव वॉच द मूवी इज इन डैश। कौन से टेंस में ये पूछा गया है कि दे विल हैव वॉच्ड द मूवी, कौन से टेंस में है, ठीक।
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 आपके ऑप्शन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब मैं परफेक्ट टेंस के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि परफेक्ट टेंस जब भी हो तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आप कहोगे कि हम हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे पहचाने, तो उससे पहले आपके या तो हैज़ लिखा होता है, या हैव लिखा होता है, या फिर हैड लिखा होता है, तीनों में से एक लिखा रहेगा। ठीक, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हैज़ या हैव लिखा हुआ है और फिर आपकी उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। ठीक, अगर हैड लिखा हुआ है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट का परफेक्ट होगा। और अगर विल के साथ हैव लिखा हुआ है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये क्या होगा, आपका फ्यूचर का परफेक्ट होगा। क्या होगा, ये फ्यूचर का परफेक्ट होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर अगर हम देखें विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें, बी शुड बी योर राइट आंसर। ऐसे ही हमारे टेंसेस के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, क्योंकि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो टेंसेस में आकर रुक जाते हैं, घबराहट हो जाती है उनको टेंसेस का चैप्टर देखते ही, टेंसेस का क्वेश्चन देखते ही उनका मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि टेंसेस हमें कभी आ ही नहीं सकते। तो इसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए। टेंसेस कोई ऐसे गेम नहीं है कि जो आप पूरी नहीं कर सकते, जिसको आप खेल नहीं सकते। ठीक, टेंसेस एक ऐसी चीज़ है जो सबसे आसान गेम है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, सबसे आसान गेम। अब आप कहोगे कि आपको आते तो आप इस करके कह रहे हो कि आसान गेम है। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को ये प्रूव करके दिखाया है कि टेंसेस सबसे आसान होते हैं। हाँ, टेंसेस सबसे आसान होते हैं। और जैसे अभी आप लोग भी नहीं मान रहे हो, वैसे वो स्टूडेंट्स भी नहीं मानते थे, लेकिन मेरे पास पढ़ने के बाद उनकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हुई। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मेरे पास ऑलरेडी टेंसेस पढ़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहा है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बात सही है या गलत है, आपको टेंसेस आ गए थे उसके बाद या नहीं आए थे। क्लियर, चलिए कोई बात नहीं। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग कोशिश करते रहें। ठीक, मैं कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर करता रहूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लेसन इज डैश डिफिकल्ट। ऑप्शंस हैं आपके पास, फर्स्ट इज टू, सेकंड इज वेरी, थर्ड इज द लिटिल एंड मच। ठीक, तो ये है यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे कह देते हैं कि टू डिफिकल्ट, तो टू जो है ये आपकी एक नेगेटिव एडवर्ब होती है। टू जो है ये एक नेगेटिव एडवर्ब होती है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब हम कहते हैं कि ये चीज़ उतरी नहीं है। जैसे मैंने कहा, ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड दिस, ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड इट, ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड इट। ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो नालायक है, वो समझ ही नहीं पाएगा इस बात को, वो इंटेलिजेंट नहीं है, इसका ये मतलब होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये टू जो है एक नेगेटिव एडवर्ब होगी, तो इसका यूज़ तो हम नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद है वेरी, द लिटल एंड मच। द लिटल का अगर मैं बात करूँ तो लिटल जो है, द लिटल है, ये एक स्पेसिफिक डिटर्मिनर है। ठीक, स्पेसिफिक डिटर्मिनर है और ये किसी स्पेसिफिक नाउन के पहले ही यूज़ होता है। ठीक, ये स्पेसिफिक डिटर्मिनर है और ये किसी स्पेसिफिक नाउन से पहले ही यूज़ होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, स्पेसिफिक डिटर्मिनर स्पेसिफिक नाउन से पहले यूज़ होगा। जैसे मैंने कहा, डैश वाटर ही गेव मी वॉज नॉट इनफ। मतलब जितना थोड़ा सा पानी, जो भी था थोड़ा सा पानी, जो भी थोड़ा सा पानी था, जितना भी उसने पानी दिया वो सारे का सारा इनफ नहीं था। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, द लिटल वाटर। लिटल का मतलब होता है थोड़ा। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। अब बारी आती है वेरी और मच की। तो देखिए, वेरी और मच में एक आप डिफरेंस जान लीजिए। जो वेरी है ये पॉजिटिव डिग्री से पहले यूज़ किया जाता है। जब भी पॉजिटिव डिग्री हो तब यूज़ किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ मच की, तो मच का यूज़ तब किया जाता है जब आपकी डिग्री क्या हो, कंपैरेटिव हो। क्या हो आपकी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री हो। ठीक, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड जो है वो आपकी पॉजिटिव डिग्री है, बेटर जो है वो कंपैरेटिव है, एंड बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव है। तो मतलब जो भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी उससे पहले आप मच लगाओगे। हम कह रहे थे ना, आई एम मच बेटर, ही इज़ मच बेटर। ठीक, तो बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री, इस करके उससे पहले क्या लगता है, मच लगता है। और कभी भी अगर आपकी डिग्री क्या हो,
पॉजिटिव डिग्री हो, ठीक, जिसमें किसी का किसी से कंपैरिजन ना किया गया हो, ठीक, तब आप क्या कर सकते हो, तब उससे पहले आप वेरी का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, दिस लेसन इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके, तो करेक्ट से याद रख ले ये कौरी मतलब करेक्ट से है, और इनका मतलब होता है कि जिसमें एबिलिटी नहीं होती है, ठीक, तो जिसमें इनेबिलिटी नहीं है, जो एबल नहीं है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो करेक्ट करने के एबल नहीं है तो उसको बोलते हैं हम इनकॉरिजिबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनकॉरिजिबल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ना बहुत से आपके वोकैबुलरी के वर्ड हैं, बहुत मुश्किल वोकैबुलरी आपसे नहीं पूछेंगे एग्जाम में, लेकिन हाँ जैसे कि एग्जाम्स का लेवल बढ़ता जा रहा है तो आप लोग खुद को एक ऐसे फेस के लिए तैयार करें जो डिफ़िकल्ट भी होगा तो डर ना लगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ईडीएम से रिलेटेड है, और यहाँ से पूछा गया है टू प्ले सेकंड फिडल। ठीक, सेकंड फिडल का मतलब क्या हो जाएगा कि जब, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सेकंड फिडल का मतलब होता है कि लेस इम्पॉर्टेंट, किसी दूसरे से कम इम्पॉर्टेंट। ठीक, इसमें ऑप्शन है टू बी हैप्पी, चेयरफुल एंड हेल्दी, नहीं होगा। टू रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ वंस सीनियर, ये भी नहीं होगा। टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, नो। टू डू बैक सीट ड्राइविंग, यस, ये होगा सेकंड फिडल। ठीक, जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दी जाए, बैक सीट ड्राइविंग जो करे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, आपके पास 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं और आपको राइट आंसर इसका चूज करना है। यहाँ पर क्या गया, द मैन शॉट डैश टाइगर, द टाइगर होना चाहिए था, द मैन शॉट डैश द टाइगर बट इट एस्केप्ड, कि यहाँ पे मान लीजिए टाइगर है, ये मैन है, अब ये कह रहा है कि मैन ने उसके ऊपर वार किया, उसकी तरफ उसने गोली चलाई, लेकिन वो बच के भाग निकला बट इट एस्केप्ड। अब देखिए यहाँ पर 2 सिचुएशंस है, एक तो मैन के ऊपर गोली चलाई, मैन भाग निकला, और दूसरा है मैन ने गोली चलाई और जो टाइगर है वो भाग निकला, और दूसरी सिचुएशन है कि टाइगर को गोली लग गई। अगर टाइगर को गोली लग गई तो आप ऐसे कहोगे द मैन शॉट द टाइगर डेड। ठीक, आप ऐसे लिखेंगे। और अगर उसको गोली नहीं लगी, वो भाग निकला है, तो मतलब इसकी तरफ इशारा किया गया था, मतलब जो डायरेक्शन थी उसकी तरफ थी, तो क्या आप क्या कहोगे, द मैन शॉट एट द टाइगर। कब, जब आपको कंफर्म नहीं है कि गोली लगी है कि नहीं लगी। अगर आपको कंफर्म है कि नहीं लगी तो फिर आप क्या करोगे, बट इट एस्केप्ड जो लिखा हो ना, इसकी वजह से हम क्या लगाना पड़ेगा, एट लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, द मैन शॉट एट द टाइगर बट इट एस्केप्ड। ठीक, अब ये जो प्रेपोजिशंस है ना, प्रेपोजिशन बहुत लेंथी चैप्टर है, और स्टेट एग्जाम्स में यहाँ से हमें बहुत से क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। बहुत लेंथी चैप्टर है और स्टेट एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना कैसे है, टेक्निकली पढ़ना है। ठीक, कभी क्रैम नहीं करना चीज़ों को, टेक्निकली पढ़ना है। जैसे मैंने अभी आपको लॉजिक बताया, ऐसे बहुत से लॉजिक है हमारे प्रीपोजिशंस के जो आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो अगर आप ऑलरेडी हमारे साथ एनरोल्ड हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एनरोल्ड नहीं हैं और आप अपनी तैयारी एक अच्छे लेवल पर करना चाहते हैं तो आप हमारा जो बैच है पटवारी का उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इंग्लिश ग्रामर के रिगार्डिंग पता लगे, और आप जब एग्ज़ाम में बैठो तो कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम में अपीयर हो, आपके मन में कोई भी शक ना हो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उनकी जो समस्या है वो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है। उनका कहना ये है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज को हटा दिया जाए तो हम कल ही जॉब ले लेंगे। लेकिन हटाना क्यों है, किस चीज़ से डरना थोड़ी है, किस चीज़ को ओवरकम करना है, इस फियर को ओवरकम करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अगर इस तैयारी को और अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते हैं, इंग्लिश को बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारा आप बैच जो है उसको बाय कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग हो तो फिर भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय।